स्वागत है बच्चों आपके अपने E2E क्लासेस में। तो आज हम लोग आ गए हैं एक फिजिक्स का नया मज़ेदार सा टॉपिक लेके। टॉपिक बोलेंगे, कोई चैप्टर नहीं, कोई यूनिट नहीं, क्योंकि फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स को हम लोग ना किसी चैप्टर में बांध सकते हैं, ना किसी यूनिट में बांध सकते हैं। तो आज हम लोग जो आपको जैसा दिख रहा होगा बड़ा सुंदर सा, हम लोग जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो फ्री फॉल। अब बोलो सर फ्री का है तो फॉल, अगर फ्री का फॉल हो जाएगा तो फ्री फॉल हो जाएगा। फ्री फॉल ये आता किस सेक्शन में है? तो मोशन इन 1D यानी कि मोशन इन 1 डायमेंशन। और मेनली हम लोग बोलते हैं इसको कि ये किसके चैप्टर के अंदर है? काइनेमेटिक्स के अंदर है। हालांकि चैप्टर नहीं बोलेंगे, इसको यूनिट बोलेंगे, बिकॉज काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर आता है, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मोशन इन 1D, और उसमें भी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? फ्री फॉल। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको दिख रहा होगा, देखिए साइड में उस बॉल को, वो क्या हो रहा है? फ्री फॉल है, यानी कि उसको हम लोग फ्री छोड़ दिए हैं, वो नीचे गिर रहा है। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा बात कर लेते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स बच्चों फिजिक्स का ऐसा ब्रांच होता है जो डील करता है केवल और केवल किसके बारे में? तो मोशन के बारे में। किसके बारे में? मोशन के बारे में। यानी कि हम लोग इस पूरे सेक्शन में किसके बारे में डिस्कस करते हैं? मोशन के बारे में, बट विदाउट इट्स कॉज, बिना इसका कारण के। हम लोग यहाँ पर कारण नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कारण के लिए आगे दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? फ्री फॉल। तो जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 जिसको हम बोलते हैं। क्लास 10 के पहले बचपन होता है, क्लास 10 के बाद आप लोग थोड़े से बड़े होते हैं। तो क्लास 9 में आप लोगों के पास जो नॉलेज था, जो आप जानते थे पहले से, वो क्या जानते थे? मोशन का 3 इक्वेशन होता है सर। पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस at, सेकेंड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड थर्ड वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छे से जानते थे आप लोग, बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, इसके लिए ग्राफिकल मेथड्स देखे होंगे आप लोगों ने, बट केवल इसके बारे में हमको पता था। जैसे अगर हम एकदम बच्चों से एग्जाम्पल उठाते हैं, तो जब कोई बच्चा जब पढ़ने सीखता है तो हम लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं? तो बच्चे को पहले से सिखाया क्या जाता है? बच्चा A4 होता है एप्पल। अगर हम उस समय बच्चे को बताने लगे कि बच्चा जो A4 एप्पल होता है ना, एप्पल जो कच्चा रहता है तो हरा रंग का होता है, पका होता है तो लाल होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, फ्रूट होता है, वेजिटेबल होता है, अगर ये सब बात करने लगेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सिमिलरली अभी उस समय आप लोग को केवल इसके बारे में बोला गया था कि ये होता है, क्यों होता है, क्या काम है इसका, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के LKG UKG में जाएंगे, क्लास 1 में जाएंगे। डेट मीन्स कि क्लास 9 से हम लोग आगे बढ़ के क्लास 11th में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग जा चुके हैं, मतलब आ चुके हैं। जाना नहीं बोला जाता है, हम लोग में माना जाता है कि जाना शुभ होता ही नहीं है। हम लोग घर से भी निकलते हैं तो बोलते हैं आते हैं माँ, आते हैं पापा, तो आते हैं हम लोग। तो क्लास 11th में जैसे ही हम लोग आए हैं तो हम लोग अब इसके बारे में क्या जानेंगे? एप्लीकेशन जानेंगे। तो एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए बच्चा, यानी कि इस एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि आखिर इसका यूज क्या है। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? यूज, यानी कि हम जो 3 इक्वेशन जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका यूज क्या होगा, कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका क्या है? एनालिसिस, यानी कि हम लोग इसको एनालाइज करेंगे कि यूज तो कर लिए, केवल यूज मैटर नहीं करता है, उसको कनेक्ट करना है हम लोग को फिजिक्स से। बिकॉज एप्लीकेशन में हम लोग अगर फॉर्मूला यूज करके कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए तो वो तो मैथमेटिक्स वाले का काम है, हम लोग फिजिक्स वाले हैं। तो हम लोग फिजिक्स वाले क्या करेंगे? तो उसको एनालाइज करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, और इसी तरीके से कई सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया? यानी कि इस नॉलेज को, जो हमारे पास नॉलेज है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हम बच्चों आपको बता दें कि पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D हो, मोशन इन 2D हो, कोई भी टॉपिक उठा लीजिएगा, बहुत सारे आपको टॉपिक्स आएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, ग्राफ आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स। बट आपको घबराना नहीं है, मात्र आपको ये 3 इक्वेशन अगर याद रहता है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मोशन का है तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो अम्ब्रेला लाइन प्रॉब्लम हो, चाहे फिर वो आपका मैन रिवर प्रॉब्लम हो, चाहे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो, चाहे ग्राफिकल मेथड हो, हर चीज़ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ओनली दिस 3 इक्वेशंस। अगर 3 इक्वेशन आपको पता है तो दुनिया का कोई भी चौथा आपको फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, अगर वो काइनेमेटिक्स रिलेटेड है तो।
आप लोग पढ़े होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, मैक्सिमम हाइट होते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होंगे, सारा चीज़ आपका फेल हो जाएगा। केवल आपको बस ये 3 टॉपिक, आपको ये 3 फार्मूला आपको यूज़ करने आना चाहिए। फिजिक्स बहुत ईजी हो जाएगा, दुनिया भर का फार्मूला आपको याद ही नहीं रखना, मात्र 3 फार्मूला। बात समझ में आया? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने आज के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो हमारे पास आ रहा है फ्री फॉल का केस। फ्री फॉल के केस में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, देखिए बच्चा। तो एक आपको दिख रहा होगा ग्रे कलर का बॉल। ग्रे कलर का मतलब क्या होता है पता है आपको? ग्रे कलर का मतलब मेटल का बॉल। हम लोग जनरली कोई भी मेटल जो होता है, मेटल जनरली हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी मेटल लेते हैं तो उसके ऊपर जो पॉलिश्ड होता है वो जनरली क्या होता है, सिल्वर कलर्ड होता है। दैट इज दिस, यानी कि ग्रे कलर, सिल्वर जिसको हम बोल सकते हैं। और ये जो है वो कौन सा बॉल है, जो जिंदगी में हम लोग पहला बॉल खेले थे, यानी कि प्लास्टिक का बॉल। कौन सा बॉल है? प्लास्टिक का रेड कलर का बॉल। और ये कौन सा बॉल है? मेटल का बॉल है। यानी कि इसका मास जो होगा, इसका वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, इसका मास और वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब बात को पूछ मेरे सामने, यानी कि आपके सामने प्रश्न ये उठता है कि अगर हम इस दोनों बॉल को एक साथ छोड़ दें, यानी कि इस तरीका से अगर इसको और इसको हम दोनों को छोड़ दें, देखिए आपके सामने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम। अगर दोनों को हम छोड़ दें और पूछा जाए कि बताइए दोनों में से नीचे कौन पहले जाएगा, कौन पहले नीचे पहुंचेगा, यानी कि पहले आपका मेटल बॉल पहुंचेगा या फिर आपका प्लास्टिक का बॉल पहुंचेगा। मन में प्रश्न आएगा आपका, तो बोलोगे कि सर ऐसा कर सकते हैं, हम लोग देखने की क्या है, भारी। तो यानी कि जो भारी होगा, यानी कॉमन सेंस का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल सेंस, जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ से जोड़ सकते हैं। तो डेली के हिसाब से, डे टू डे लाइफ के हिसाब से कॉमन सेंस से हम लोग बोलेंगे कि सर ये चूंकि एक मेटल है और मेटल जो है वो पहले भारी होता है तो नीचे गिर जाएगा, और ये प्लास्टिक का बॉल जो होगा वो धीरे धीरे आएगा, उड़ते 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 उड़ते। हाँ, बट फ्री फॉल का एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, याद रखना है आपको, यहाँ पे हम लोग नेग्लेजिबल एयर रेजिस्टेंस लेते हैं। एयर रेजिस्टेंस का बात हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। तो अब बोला जाए कि अगर दोनों को हम एक साथ छोड़ दें, यहाँ पे आप सिंपल सही है, अगर दोनों को छोड़ दें तो पहले कौन सा गिरेगा, बात सोचिए आप, क्या होगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। क्या, कौन गिरेगा पहले? मेटल बॉल। यही सोच रहे हैं ना जी? सही सोच रहे हैं ना आप? सही सोच रहे हैं? चलिए देखते हैं। देखिए आप जो सही सोच रहे हैं उसके बारे में देखिए, अगर हम दोनों को एक साथ छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप सही थे कि गलत थे? मेटल बॉल, रेड बॉल, दोनों का दोनों एक साथ आया, कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। मतलब कि सर आप लोग जो सोच रहे थे कि पहले भारी वाला चीज़ नीचे आ जाएगा और प्लास्टिक वाला धीरे धीरे पहुंचेगा, लेट से पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट इज नोन एज फ्री फॉल। देखिए ये चीज़ पहले हम लोग क्यों करा पता है? मैक्सिमम जगहों पर, ठीक है, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, मैक्सिमम जगहों पर क्या होता है, पहले आपको थ्योरी बताया जाता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल लैब रूम में लेके जाकर प्रैक्टिकल कराया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को थ्योरी समझने में थोड़ा समस्या होता है। बट अगर मैं प्रैक्टिकल पहले कर लूँ, प्रैक्टिकल कर लिए, अब इसके पीछे का थ्योरी समझते हैं हम लोग, तो आपके दिमाग में सुई से घुस जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आते हैं हम लोग, फिर से समझिए इसको। अगर फिर से इसको हम प्ले करें, यानी कि अगर इसको फिर से हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए दोनों एक साथ गिर रहा है और दोनों एक साथ गिरा, कितना टाइम पे? देखिए यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है 4 सेकेंड पे। बोलिए बात समझ में आया? यानी कि हमारा जो पहले का हम लोग जो सोचे थे, हमारा कॉमन सेंस जो कर रहा था वो हमारा कॉमन सेंस गलत हो गया। 99% का केस में हम लोग देखते भी है कि हमारा कॉमन सेंस गलत ही हो जाता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग ये तो कैलकुलेशन कर लिए, ये हाइट हम लोग जो ले रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक का कितना ले रहे हैं, 78.4 मीटर, 78.4 मीटर। और यहाँ पर टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड। ये हम लोग मेजरमेंट कर चुके हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं, अभी कर लिए। अब हम चलते हैं इसके पीछे का थ्योरी के बारे में। तो जैसे ही इसके पीछे का थ्योरी के बारे में बात करेंगे, तो अभी मैंने कहा कि हम लोगों को पूरा काइनेमेटिक्स में मात्र 3 इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। तो 3 में से कोई भी एक इक्वेशन देखिए कि किसका हम लोग को यहाँ पे जरूरत पड़ सकता है। तो चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे टाइम बात कर रहा था, मैं टाइम बात किया मैंने और हाइट का बात किया मैंने, और हमारे पास 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन में ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें हम लोग को वेलोसिटी का दोनों का जरूरत नहीं पड़ता है? और ध्यान रखिए यहाँ पर, यानी कि इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन पर हमें पता है कि हमेशा इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हाइट गिवन है एंड टाइम गिवन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है। और क्या क्या दिया हुआ है, हमें पता है कि अगर फ्री फॉल होता है तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जो हम लोग बचपन से लेते आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, g के बराबर होता है। बिकॉज दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
बात में, यानी कि एक्चुअली ये भी तो एक्सेलरेशन ही ना है, बट ग्रेविटी की वजह से। और हम फ्री फॉल कर रहे हैं अगर वर्टिकल में, तो वर्टिकल वाले में क्या होता है, ग्रेविटी लगता है, यानी कि हमेशा एक ही जगह हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, जी यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ क्या क्या गिवन है, देखिए एस गिवन है, ए गिवन है और टी गिवन है। अब ध्यान दीजिए, एस दिया हुआ था, टी दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, और एक चीज़ गिवन है, अभी मैंने कहा यू, ठीक है, यू मतलब तुम लोग ने, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब आते हैं, तो क्या इससे रिलेटेड कोई मेरे पास इक्वेशन आ रहा है, तुरंत माइंड में स्ट्राइक किया होगा, सर एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से देखिए, हमको पता है कि इस केस में u इज इक्वल्स टू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। अभी तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूंगा, अभी हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, तो इस कंडीशन में जैसे छोड़ेंगे तो उस समय एकदम एट दैट इंस्टेंट u इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो हम लोगों जब जैसे ही हम लोग यहाँ पे 0 को पुट किया जाएगा तो हमारे पास s का फॉर्मूला आएगा, s इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दे, s के जगह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या ले रहे हैं, हाइट, तो थोड़ा अच्छा लगेगा समझ देखने में। h इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, और a की जगह कौन आ रहा है, g, तो g और फिर t स्क्वायर। तो यानी कि हाइट के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। हो सकता है आपको बोला जाए याद कर लीजिए, बट मैं नहीं बोलूँगा याद करने, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप क्यों याद कीजिएगा। हर एक इक्वेशन में आपको कॉन्सेप्ट देखना, आगे बढ़ना है। इसी से अगर मैं निकालना चाहूँ टाइम का फॉर्मूला, यानी कि टाइम कितना लगने वाला है ऊपर से लेकर नीचे तक आने में या नीचे से लेकर ऊपर तक जाने में, तो यहाँ से अगर टाइम मैं निकालूंगा तो देखिए 2 उधर जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास 2h बाई जी, और ये कहाँ चला जाएगा, रूट में। यानी कि मेरे पास 2 फॉर्मूला आ चुका है, टाइम का और किसका, हाइट का। अब हम लोग जो अभी बात किए कि इस डिस्टेंस पर यानी 78.4 मीटर में अगर किसी बॉल को रखा जाए तो नीचे आने में टोटल लग रहा है 4 सेकेंड। इस चीज़ को हम लोग साबित भी कर सकते हैं। चलिए अगले कंडीशन पर चलते हैं, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, टॉप टू बॉटम आने में टोटल टाइम कितना लग रहा था, 4 सेकेंड। तो अगर मैं पूछूं कि आप बताइए बच्चा कि 78.4 के आधे पे अगर आना है हमको तो कितना टाइम लगेगा, कॉमन सेंस आपका क्या कहेगा, 2 सेकेंड। बट फिर वही बात, हम गलत हो जाएंगे शायद। देखते हैं, प्रैक्टिकल पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी पे आएंगे। तो जैसे ही हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो देखिए बॉल अरे 2 सेकेंड कहाँ पहुँचा भाई, आधा से बहुत ऊपर चला गया, यानी कि उसके आधे टाइम में ये ऊपर ही था। क्यों ऊपर था, क्यों, हमें पता है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का केस, दैट इज जी, ठीक है। और ये पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स में हम लोग जनरली पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन लगातार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। बात समझ में आया, सॉरी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, मतलब अभी जैसे ही यहाँ से रिलीज किया गया, इसको रिलीज करने के दौरान हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा ना जी, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें लगातार, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। यानी कि जैसे जैसे स्पीड इसका बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टाइम, यानी कि शुरू में इसका स्पीड कम था तो टाइम कम लगेगा, यानी कि कम टाइम में, ये देखिए आधे टाइम में। इसको एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब शुरू में मेरे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो हम लोग सोचते हैं कौन से क्वेश्चन को करें कौन से नहीं करें। 1 घंटा पार, 1 घंटा है, मुश्किल से हम लोग मान लीजिए 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स का बना पाते हैं, यही होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग और सोचते 2 घंटा पार, 2 घंटा पार हुआ तो हम लोग कितना बनाए 100 में, लगभग 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स लगभग बनाते हैं। अब हमारे पास बचा है 1 घंटा, कवर करना है 60 मिनट, तो उसका लास्ट का जो 1 घंटा में स्पीड बढ़ता है भाई साहब, आज तक उतना स्पीड हमको लगता है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब उतना स्पीड हम लोग, जितना स्पीड लास्ट के 1 घंटा में लिखते हैं, अगर उतना शुरू से लिखते हैं तो हो सकता था कि हम एक पूरा बुक लिख के बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। हमें लास्ट टाइम पे ही हमारा स्पीड बढ़ता है, क्यों, क्योंकि हमारा भी दिमाग में एक्सेलरेटेड मोशन है, बस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, लगातार हमारा स्पीड धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है और राइटिंग खराब होते जाता है ना।
चलिए राइटिंग का बात नहीं करेंगे, मेरा भी राइटिंग थोड़ा सा खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम देखें कि हमारा 2 सेकंड में कहाँ तक आया, यानी कि हाफ कवर नहीं करके पहले ही रुक गया है। तो जैसे ही पहले रुका है तो अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, यानी कि क्या हमारा टाइम उतना पर आ पा रहा है। तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी? चलिए पहले हम देखते हैं कि हमें 2 सेकंड में कहाँ तक पहुँचना है, हमें हाइट निकालना है। क्या निकालना है? हाइट। तो पहले इस चीज़ को इरेज करते हैं हम लोग। चलिए इरेजर साहब आइए, चलिए यहाँ से हमारा इरेज हो गया। अब हम लेते हैं कलम और अब बात करते हैं। मेरे पास क्या था, h = ½ g/t²। टाइम मेरे पास कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड। हमको क्या निकालना है कि 2 सेकंड में सर हम कहाँ तक पहुँचेंगे। तो जैसे ही हम 2 सेकंड में आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास आएगा हाफ g का वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड²। जनरली वैल्यू यही होता है, बट कभी कभी इन क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपको 10 क्वेश्चन को मान करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए t का वैल्यू पुट कीजिए, 2 × 2, 2 2 गया नानी घर, तो h = 9.8 × 2, दैट इज कितना आएगा? 9 2 8 2 16, 9 2 18 यानी कि 18.6, नहीं 19.6 होगा ना, 16 18 19 होगा, 19.6। एक मिनट, कितना आ गया? 19.6 मीटर। ये हमारा थ्योरी आ गया। ठीक है, और हम देखें 2 सेकंड में आधा से भी ऊपर था। अब अगले स्टेप में देखते हैं कि क्या हमारा 19.6 आया। देखिए परफेक्ट आ गया, आया ना जी, यानी कि परफेक्ट हमारा 19.6 मीटर आ रहा है। बोलिए बात समझ में आया? कोई दिक्कत? जैसे ही हम अगले वाले में चलेंगे, यानी कि 2 सेकंड के बाद नेक्स्ट 2 सेकंड का बात करेंगे, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में देखिए कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना कवर किया डिस्टेंस, कितना बचा? तो 78.4 - 19.6 दैट इज 58.8। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अब अगर अगला क्वेश्चन हम कवर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। क्या लिखा हुआ है? ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h1 एंड h2 इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक स्टोन को अगर हम रिलीज कर रहे हैं तो फर्स्ट 2 सेकंड में वो h1 और h2 डिस्टेंस को कवर कर रहा है रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर मेरे पास इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से अगर हम आए तो पहले ये डिस्टेंस कवर किया h1 एंड फिर अदर वन इज, फिर दूसरा डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है? 1 मिनट, कलर हमको चेंज कर लेने दीजिए, फिर नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगा। चलिए देखिए, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस को हम लोगों को लेंगे h1 और इस वाले डिस्टेंस को लेंगे हम h2। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2-2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो क्या मैंने डायग्राम सही बनाया है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, तो बोला जा रहा है कि 2-2 सेकंड में लगातार है। तो अगर शुरू का 2 सेकंड में आधा किया होगा कवर और दूसरे से हाफ सेकंड में, मतलब दूसरे 2 सेकंड में फिर बराबर डिस्टेंस कवर किया होगा। डायग्राम पूरा परफेक्ट सही है? सही है? नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि सर h1 जो था 2 सेकंड में वो तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, मतलब ये हमारा डायग्राम जो होगा वो गलत हो जाएगा। यही आपका मैं टेस्ट ले रहा था कि देखता हूँ बच्चे कितने अटेंटिव हैं। चलिए बात आपको समझ में आया ना, यानी कि ये डायग्राम ऐसा कुछ नहीं हो। ऐसे इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कि डायग्राम का जरूरत भी है। कॉमन सेंस लगाइए, तो आप कॉमन सेंस लगाइए, एकदम नॉर्मल सा कॉमन सेंस लगाते हैं हम लोग। अभी अगर प्रीवियस में डायग्राम पे चलूँ तो मैंने क्या देखा कि 19.6 और ये 58.8, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 3 18, यानी कि 19.6 का 3 टाइम्स करेंगे तो 58.8 आएगा। मीन्स डैट मीन्स ये 2 सेकंड था। देखिए सेम क्वेश्चन एकदम सामने आपका एग्जाम्पल है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन निकालूँ तो सीधे मेरे पास आंसर आएगा h1 = h2/3। कैसे समझ में आया बात? बैक चलिए देखिए, ये 19.6 इसका 3 गुना हुआ 58.8, मतलब फर्स्ट 2 सेकंड में जितना कवर कर रहा है नेक्स्ट 2 सेकंड में इसका 3 गुना कर रहा है, मतलब 3 टाइम्स हो रहा है। तो यानी कि मेरे पास अगर बोला जाए
तो H2 का अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, H1 के बराबर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपके नीट 2030 में आया है, 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन, ज़्यादा दिन पुराना क्वेश्चन नहीं है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट का। देखिए एकदम आराम से क्वेश्चन बन रहा है, बिना किसी मदद का, बिना किसी ज़्यादा लोड लिए। कोई आपको दुनिया भर का फॉर्मूला नहीं याद रखना, ना है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का, ना है आपको मैक्सिमम हाइट का, कोई फॉर्मूला नहीं, मात्र 3 इक्वेशन। उस 3 इक्वेशन में से अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे क्या, चलिए पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, मतलब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिख जाएगा। हमको यहाँ दिख रहा है, हमको फॉर्मूला पता है, H = क्या होता है, ½ g/t², यही हम लोगों ने फाइंड किया है, ठीक है। अब मुझे निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सुनिए, बोला गया है कि पहले फर्स्ट 5 सेकेंड में ये H1 डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद फिर ये H2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, और फिर नेक्स्ट थर्ड में H3 डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए डायग्राम परफेक्ट है, सही है, पहले वाले में कम, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, ठीक है। अब पूछा गया है कि तीनों के बीच का रिलेशन निकालिए आप, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। यहाँ देखिए फॉर्मूला मेरे सामने है, H1 जब मैं निकालूंगा तो ½ g, यानी कि g का वैल्यू रहने दीजिए, t का स्क्वायर मतलब फर्स्ट के लिए कितना है, ये लग रहा है 5, फिर ये भी 5 सेकेंड, और ये भी फिर 5 सेकेंड, यही है। तो यानी कि फर्स्ट के लिए 5 है, तो g का वैल्यू मैं डायरेक्ट 10 पुट कर दूं, इंटू t का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। जैसे ही इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे H1 = आएगा मेरे पास 125 मीटर। बोलिए क्लियर है। अब हम निकालते हैं H2 निकालेंगे तो H2 में देखिए मेरे पास क्या है, H2 पहले निकालिए। H2 मेरे पास कितना आ रहा है, तो ये आएगा मेरे पास ½ × 10 इंटू, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब H2 के लिए 5 + 5 दैट मीन्स 10 का स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आया। तो जब से ही हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 500, कितना आएगा 500 मीटर, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। और जैसे ही नेक्स्ट हम H3 निकालेंगे तो फिर सिमिलरली इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम, तो ½ × 10 इंटू क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5 यानी कि 15 का स्क्वायर। और जैसे ही फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो कैलकुलेट कीजिए इसको, 1 कितना आंसर आएगा, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 का कितना होता है 25, यहाँ 5 इंटू 15 का स्क्वायर 225, 25 सॉरी चलिए 5 5 या 25 का 5, इरेजर साहब आप चले जाइए, पेन वापस आ जाइए। 5 5 या 25 का 5, हाथ में बचा 2, 5 2 या 10 और 12 होगा, और यानी कि फिर 5 2 या 10 और 11 यानी 1125 मीटर। देखिए तो क्या आंसर आ रहा है, ऐसा कोई रिलेशन है इसमें, आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने H1 H2 H3 निकाला है, बट इसका रिलेशन H1 जो है, अब यहाँ से H2 जो होगा, ये टोटल डिस्टेंस H1 + H2 है ना, बात को समझिए। तो वहाँ से मुझे H2 का वैल्यू निकालना होगा, ये हम लोग को जो निकाला है ना, ये हम लोग का आधा अधूरा है, तो यहाँ पे हम लोग जो ये निकाल रहे हैं ना, ये H2 नहीं है। वही मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे देखिए H2 नहीं होगा, वही दिमाग में आपका कन्फ्यूजन आ रहा होगा, यहाँ पे H2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ भी H3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो H1 + H2 का यूज़ कर रहे हैं। 5 + 5 10 हुआ ना जी, तो यहाँ पे H1 + H2 एंड दिस वन इज H1, इसको मिटा दीजिए, नहीं तो ये पीला पीला ज़्यादा पीला हो जाएगा, तो फिर देखिए, और ये वाला क्या हो जाएगा, H1 + H2 + H3। अब देखिए यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, H1 आ चुका है, इसको ध्यान में रखिए, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। H2 देखिए, H2 = 500, H1 उधर जाएगा -H1 दैट इज़ 500 - 125, तो ये आएगा मेरे पास, भाई साहब पीछे चलिए
कहाँ जा रहे हैं जी साथ छोड़ के हम मेरा। चलिए वापस आ गए, बीच बीच में थोड़ा सा हो जाता है। देखिए इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 375 मीटर। तो अब देखिए तो 125 और 375 का कितना का रिलेशन है। क्या मैं इसी चीज़ को 375 को मैं अगर इसको 125 मल्टीप्लाई अगर 3 लिख दूँ तो क्या किसी बच्चा को दिक्कत होगा? नहीं होगा। डैट मीन्स H2 इज़ 3 टाइम्स ऑफ H1। क्या ऑप्शन में कुछ आ रहा है वैसा? देखिए है, लेकिन 2 ऑप्शन है तो अभी हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग को आगे करना होगा सॉल्व। जैसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे सिमिलरली H1 प्लस H2 प्लस H3, तो यहाँ जो आंसर आएगा शायद 600 कुछ आ रहा है। यानी कि अगर इसको हम करेंगे, यानी कि H3 को निकालेंगे, अगर कैलकुलेट कीजिएगा आप घर में, तो इसको जैसे ही मैं निकालूंगा तो ये आएगा 5 टाइम्स ऑफ H1। यानी कि ऐसा क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है जिसमें 5 टाइम्स ऑफ H1 हो या फिर H3/5 हो? तो देखिए H3/5 यानी कि आंसर इज डी। बोले क्लियर हुआ? नीट का क्वेश्चन था, आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपके नीट में या जेईई मेंस में या फिर CUET में या फिर NDA में आने का चांस रहता है। मैंने 4 एग्ज़ाम का नाम लिया है, चारों बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नेस्ट है, नेस्ट भी आपको पता होना चाहिए, KVPY है, ठीक है। तो ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं, ये सब एग्ज़ाम्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पहले ICAR भी अलग होता था बट अब मर्ज हो चुका है CUET में। तो ये सब चीज़ आगे क्लासेस में जो बच्चे आएंगे उनको मैं क्लास में गाइड करते रहता हूँ। जिनको भी कहीं कोई ये सब चीज़ से गाइडलाइन चाहिए आप आ सकते हैं। E2E क्लासेस आराम से गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ का लोकेशन आराम से मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप कॉल कर सकते हैं, सारा डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए हम आते हैं, तो आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है। जब भी आप कोई भी अगर फ्री फॉल का क्वेश्चन बनाएगा तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। क्या क्वेश्चन है देखिए, ए टैप ड्रॉप्स वाटर, टैप मतलब एक नल से पानी गिर रहा है 1-1 सेकंड के इंटरवल पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द टैप। अगर मैं यहाँ पे एक नल बना लूँ, हाँ बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक नल बना लेता हूँ, ठीक है, नल बहुत खराब बनेगा, हंसीएगा नहीं, ठीक है। यहाँ एक नल बनाया, नल से अभी 1 बूंद पानी जस्ट रिलीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये कौन सा है, देखिए लिखा हुआ है व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट, यानी कि ये कौन सा ड्रॉप है, ये 6th वाला पोजीशन पे है। अब बोला जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। फिर फिफ्थ के बाद क्या आएगा, 4th आएगा, और फिर क्या आएगा, 3rd आएगा। यानी कि ये हो गया 5th पोजीशन वाला, ये हो गया 4 वाला, और ये 3 वाला। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन यानी हाइट बिटवीन दिस एंड दिस। सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया नीट 2013 वाला। बोले बात समझ, सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कीजिए और इस क्वेश्चन को डील कर लीजिए। ये आपका होमवर्क है, कोशिश पक्का कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमारे जगह पर, हमारे ब्रांच में, E2E क्लासेस धनबाद वाले ब्रांच में, 2 ब्रांचेस चलता है हमारा, तो धनबाद वाले ब्रांच में आप आ करके पर्सनली हमसे मिल करके डाउट पूछ सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक पे, किसी भी अच्छे टॉपिक पर। इसी तरह से कोई एक नया टॉपिक उठाएंगे जिसमें आपको फिजिक्स से और मोहब्बत हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना नहीं है, हम लोग को फिजिक्स से मोहब्बत करना है। फिजिक्स पढ़ते सभी लोग हैं, फिजिक्स पढ़ना बड़ा बात नहीं है, फिजिक्स से मोहब्बत करना है, फिजिक्स को फील करना है। बिकॉज फिजिक्स को जब तक आप फील नहीं कीजिएगा, फिजिक्स आपको फील नहीं करेगा, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज फिजिक्स जो है वो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है लोगों के द्वारा, जिनको नहीं समझ में आता है। लेकिन फिजिक्स ही ऐसा है जो डे टू डे लाइफ से आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। हर चीज़ के आपके आस पास के सभी चीज़ में फिजिक्स है। थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, ठीक है।